Hello everyone and welcome back to Class Chapter by the Legal Project. I am Saurabh Karthike, Advocate, High Court, Madhya Pradesh, Indore Bench, and a visiting professor at NMIMS, Narsi Mujhi. So welcome back to the free crash course for Class 2027, जहां पे अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं. तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इज आई अग्री वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड अ लिटिल बोरिंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इस पर्टिकुलर पार्ट को मैंने दो एरा में डिवाइड किया था. एरा वन वाज फ्रॉम 1600 जब ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर मिला था, 1600 से लेके 1857 जब सिपॉय म्यूटिनी हुई थी. तो ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, दो हम इसमें भी थोड़ा सा रिवीजन करेंगे उसका. एंड आज हम पढ़ने वाले हैं एरा टू, जो कि मैंने डिवाइड किया था 1857 से 1947 में, क्योंकि 1946 नवंबर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई. तो इसके बाद जो होगा एरा थ्री जिसे हम बोलेंगे, या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी हुआ था हम वो पढ़ेंगे. ओके, ठीक है. तो आगे बढ़ते हुए अभी आप पहले ये देख लीजिए, सिंस इट इज ऑफ कोर्स द फ्री क्रैश कोर्स ऑन यूट्यूब दैट यू विल बी गेटिंग विदाउट पेइंग एनी मनी. लेकिन देखो, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना, आपको ये मैं पहले भी बोल चुका हूं कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एक प्लान ऑफ एक्शन क्या है, कितने वीक में क्या हो जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना. सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है, कहां से है, कितने दिनों में पढ़ लेना है. सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दिस एट ऑल नाउ, बिकॉज क्लैट चैप्टर बाय द लीगल प्रोजेक्ट हैज मेड दिस पर्टिकुलर पीडीएफ फॉर यू गाइज, विच हैज एक्सक्लूसिवली एंड वेरी इंट्रिकेटली कवर्ड कि किस हफ्ते में आपको क्या कवर करना है, क्या खत्म हो जाना चाहिए. और फिर उसका हर हफ्ते जो है आप टेस्ट देंगे, जो कि आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और आखिरी पे भी मिल जाएगा. ठीक है. सो दिस पर्टिकुलर फ्री वीडियो लेक्चर्स व्हिच यू गोना गेट ऑन यूट्यूब विल कॉम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज, क्योंकि हम यही पर्टिकुलर टाइम टेबल फॉलो करने वाले हैं जो आप पीडीएफ टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, जो आपका प्लान ऑफ एक्शन होगा. ठीक है. तो फर्स्ट टेस्ट इज ऑन 14th ऑफ जून, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा मीनिंग ऑलरेडी हो चुका है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम कर रहे हैं, सोर्सेज और बेसिक स्ट्रक्चर भी हो जाएगा, डेफिनेशंस और ये आर्टिकल्स भी हो जाएंगे हमारे. ठीक है. तो ये आपको देखना है. उसके बाद सेकंड टेस्ट, तो आपको पहला और दूसरा टेस्ट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, सो दैट यू कैन सी कि इफ दैट टेस्ट इज वर्किंग फॉर यू और नॉट, इफ इट इज वर्दी इनफ और नॉट. उसके बाद में जो आगे के टेस्ट हैं वो आपको जरूर जो है उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा. ठीक है. So this is the syllabus for test 2. These are just the two screenshots of the particular PDF which has already been shared on the Telegram channel of CLAT chapter community by the legal project. Okay, so join that community, become a part of that community, जहां पे आप देख रहे हैं कि साथ में सब कितना ग्रो कर रहे हैं, and I will try to keep you accountable to me as well कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं, और वो पर्टिकुलर टाइम टेबल फॉलो हो रहा है आपसे या नहीं. ओके, यस. तो अब एक काम करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पहले थोड़ा सा पढ़ा था ना उसका. द कंपनी रूल विच वाज, जो मैंने अभी आपको बताया था, 1600 से 1857, 1600 जब रॉयल चार्टर मिला था से 1857, ये रही आपकी टाइमलाइन. कि आप एक बार देखें तो आपको रिवीजन हो जाए. ये वाली पर्टिकुलर पीपीटी भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपके नोट्स के लिए, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. बट आई पर्सनली सजेस्ट यू, देखो, बुक ले लेना या नोट्स ले लेना इज अ गुड हैबिट, बट इट विल बी मोस्ट बेनिफिशियल फॉर यू. बहुत ज्यादा मोस्ट बेनिफिशियल मतलब बहुत ज्यादा रादर, कि जो सिर्फ नोट्स पढ़ रहा है दो चार बार ना, उससे सबसे ज्यादा अच्छा होगा कि आप एक बार हैंड रिटन नोट्स खुद बनाएं. अगर ये पीपीटी कितने पेजेस की है, ये पीपीटी लेट्स सी. अगर इस पीपीटी में टोटल जो है 30 पेज है, तो आप इस 30 पेज की पीपीटी को 3 पेजेस में कवर कीजिए, 3 पेज में इसके नोट्स बनाइए, तो यू विल बी अनबीटेबल बाय एनीवन. ठीक है. सो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि हैंड रिटन नोट्स बनाने ही बनाने. रादर जब मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको क्या लग रहा है, मैं नोट्स नहीं बना रहा हूं, मैं खुद नोट्स बना के लाता हूं, मैं खुद पढ़ता हूं सारा. ठीक है. आज भी नोट्स बना रहा हूं. बिना नोट्स बनाए आप वकालत में आ रहे हैं तो काम नहीं होगा. तो नोट्स तो आपको बनाने हैं, भले मैं आपको कितना भी अच्छा दे दूं. ये टाइमलाइन आपको दिख रही है, खुद बनाओ. ये टाइमलाइन एक बार खुद जाके बनाओ, और ऐसी टाइमलाइन बनाओ रादर कि इस टाइमलाइन में ही सारी डिटेल्स लिख दो जो आप पढ़ रहे हो, है ना. नोट्स ऐसे होने चाहिए बिल्कुल एक पेज में, और किसी को समझ नहीं आने चाहिए, सिर्फ आपको समझ में आने चाहिए. ठीक है. आप अनबीटेबल हो जाओगे. आपको कॉलेज में, आपको आगे जाके जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस देने हैं, हो सकता है आपको जज बनना, हो सकता है आपको कलेक्टर बनना हो, डीएम बनना हो, यूपीएससी निकालना हो, सारे एग्जाम्स के लिए ये हैबिट अभी से इनकलकेट करना चालू करो. Start making your own notes regardless of how crisp notes you're gonna get from any place. ठीक है. लेकिन मैटर करता है किस चीज के नोट्स बना रहे हो. ये नहीं करंट अफेयर्स के बैठ के नोट्स बनाने लगे, उसके मत बनाना, किसी काम के नहीं है करंट अफेयर्स के नोट्स. ठीक है. ओके, यस. स्टैटिक के नोट्स तो होने चाहिए आपके पास में, ये स्टैटिक है. स्टैटिक मतलब जो रुका हुआ है, जो जनरल नॉलेज है. लेकिन करंट अफेयर्स के रोज नोट्स बदलोगे, दैट विल बी अ लिटिल टू इम्पॉसिबल. कैसे बनाने करंट अफेयर्स के नोट्स जब हम पढ़ना चालू करेंगे तब आई विल टेल यू. ओके, ठीक है. चलो, तो टाइमलाइन एक बार हम देख लेते हैं, इसी से कोशिश करते हैं कि हम रिवीजन कर लें. तो 1600 पे देखो, ये तो आपको पता है कि 1600 पे जो था
कि रॉयल चार्टर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी ले आई थी। और 1773 पे पहला एक्ट आया था। 1773 पे क्यों आया था? क्योंकि इससे पहले दो बैटल हो चुकी थी, दो डिसाइसिव बैटल हो चुकी थी। फर्स्ट बैटल वाज इन 1757, जो हमारी बैटल ऑफ प्लासी थी, ठीक है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। दैट वाज द फर्स्ट डिसाइसिव बैटल। बट द फाइनल डिसाइसिव बैटल वाज बैटल ऑफ बक्सर, जो कि लड़ी गई थी 1764 में। ये दोनों बैटल्स आपको याद करनी है, इनका ईयर याद करना है। अगर यहां नहीं तो आपको हिस्ट्री में वैसे भी इसका काम पड़ता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में। वो कंक्लूसिव थी, बिल्कुल कंक्लूसिव थी। उसमें पता चल गया था, क्योंकि उसमें जो नवाब ऑफ सॉरी जो किंग एम्परर ऑफ इंडिया थे, मुगल एम्परर ऑफ इंडिया वो थे। उसमें नवाब ऑफ बंगाल थे, नवाब ऑफ अवध थे। ये सारे मिलके जो है ब्रिटिश सेना को नहीं हरा पाए थे। तब ये कॉन्क्लूसिवली प्रूव हो गया था कि यार ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश कंपनी को हम नहीं हरा पाएंगे। कंपनी को, अभी कंपनी रूल चल रहा है, ठीक है, तो कंपनी को हम नहीं हरा पाएंगे। तो उसके बाद में जब वहां पे यूके में बैठ के ब्रिटिश क्राउन को रियलाइज हुआ, पार्लियामेंट को रियलाइज हुआ कि यार अब जो कंपनी है वो डिसाइसिवली और कंक्लूसिवली जीत चुकी है बैटल्स, और अब गवर्निंग पावर्स भी मिल गई है कंपनी को। तो अब कंपनी वहां जो भी करेगी उससे हमारा नाम, पार्लियामेंट का नाम भी रिलेट होगा। ठीक है, समझ रहे हो? हम पिछली बार जो एग्जांपल पढ़ रहे थे कि अगर धीरू भाई अंबानी जैसी किसी कंपनी को रशिया में भेज दिया जाए प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा जो है एक चार्टर देके, तो कैसे काम होगा। तो अब जब मोदी जी को पता चल रहा है कि वहां पे जो है धीरू भाई अंबानी रशिया में अगर गए हैं तो उनको अब गवर्निंग राइट मिल गए, अब वो डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे सरकार चलेगी वहां की। तो अब मोदी जी क्या करेंगे? अब बोलेंगे कि चलो तुमने कंपनी का काम कर लिया, लेकिन अब गवर्नमेंट में आ रहे हो तुम हमारा नाम भी खराब होगा अगर तुम कुछ काम ठीक से नहीं करोगे। तो मोदी जी बोलेंगे कि अब हम देखेंगे कि तुम कैसे काम कर रहे हो कि कैसे नहीं कर रहे हो। तो जब मोदी जी ने ये बोल दिया कि अब हम देखेंगे कि तुम कैसे काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो यही बोलते हुए पहला एक्ट आया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, क्या हुआ रेगुलेटिंग एक्ट में एक बार देखते हैं। ये तो चार्टर है, जब पहली बार चार्टर मिल गया था। रेगुलेटिंग एक्ट आया तो सबसे पहली बात, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कह दिया गया। पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी गई। फोर, ये सब रिवीजन कर रहे हैं हम, है ना, ये आपके किसी काम का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आया था पहली बार 1774 कलकत्ता में। पहले चीफ जस्टिस जो थे वो सर एलिजा इम्पे थे, 3 जज तब होते थे। ठीक है, ये सारा रिवीजन है आपके लिए, पढ़ा चुके हैं हम पिछले लेक्चर में। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स एक्ट इंडिया तो सिर्फ कुछ भी काम का नहीं है, उसमें आप सिर्फ ये याद रखो डुअल गवर्नमेंट आया 1784 में। 10 साल बाद ही 1774 के बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, जिसमें सिर्फ आप इतना याद रखो कि डुअल गवर्नमेंट आई थी उसमें, ठीक है। ओके, इसके बाद में फिर चार्टर एक्ट आए, 3 चार्टर एक्ट जो हमने पढ़ने थे। उसके बाद 1793 तो भूल जाओ, किसी काम का ही नहीं है 1793 का एक्ट, ये तो बिल्कुल ही भूल जाओ। मोनोपोली एक्सटेंडेड किसी काम का नहीं है, ये भी किसी काम का नहीं है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल सैलरी किसी काम का नहीं है। आप ये याद रखो 1813 और 1833, ये क्यों याद रखो? क्योंकि ट्रेड मोनोपोली अबॉलिश हो गई थी एक्सेप्ट फॉर चाइना ट्रेड एंड टी। मतलब जो है वहां पे ब्रिटिश सरकार ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी ट्रेड मोनोपोली जो चार्टर में दिया था सबसे पहले, रॉयल चार्टर में, कि इस पार्ट में जो है सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी और कोई कंपनी यूके की ट्रेड नहीं करेगी, उसको एंड कर दिया था जो क्राउन है, जो पार्लियामेंट है यूनाइटेड किंगडम की, उसने इन द ईयर ऑफ 1830 बाय द 1830 चार्टर एक्ट। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्सेप्ट फॉर ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी, इसकी मोनोपोली अभी भी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में। ठीक है, इंडिया ओपन क्रिश्चियन मिशनरीज 1 लाख ईयर लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, और कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस व्हिच माइट कम इन द एग्जामिनेशन। उसके बाद 1833 बिकम्स इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि कमर्शियल फंक्शंस अबॉलिश कर दिए थे कंपनी के, प्योरली एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन हो गए थे। कमर्शियल बोले अब आप कंपनी भले हो, लेकिन अब आप जो है कारोबार का फंक्शन आपका खत्म है। हमसे मत उम्मीद करो कि हम आपको कोई मोनोपोली दे रहे हैं, आप जो है ये बंद करवा दे रहे हैं हम आपका। अब आप ये वहां पे बिजनेस नहीं करोगे, अब आप वो एडमिनिस्ट्रेशन ही देखोगे, अब सरकार ही चलाओगे वहां पे। ठीक है, मतलब प्राइम मिनिस्टर जी ने अंबानी जी को, कंटिन्यूइंग आवर एग्जांपल व्हेन, कि मोदी जी ने जो है अंबानी जी को भेज दिया था, तो अब मोदी जी ने अंबानी जी को बोला कि अब आप हो गया, अब आप वहां बेचो मत। अब रिलायंस जो फ्रेश मार्ट, रिलायंस फ्रेश जो आप चला रहे थे, जो पेट्रोल पंप चला रहे थे, वो सब बंद कर दो। जियो चला रहे थे, सब बंद कर दो। अब आप जो है गवर्नमेंट देखो, ये हो गया। ठीक है, दैट इज व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए, ये इंपॉर्टेंट हो गया, आपको देखना है। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। फिर गवर्नर जनरल लेजिस्लेचर सेंट्रलाइजेशन है, ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है। अटेम्प्ट टू ओपन सिविल सर्विसेज, ये इंपॉर्टेंट है। पहली बार कब अटेम्प्ट हुआ था? तो 1833 में अटेम्प्ट हुआ था कि इंडियन सिविल सर्विसेज को इंडियंस के लिए ओपन कर दिया जाए। देखो रिवीजन कर रहे हैं इसलिए यहां पे जल्दी भाग रहे हैं, वैसे भी ये क्रैश कोर्स है तो थोड़ा भाग भाग के पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद 1853 चार्टर, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। 1853 चार्टर में क्या हुआ था?
लेजिस्लेटिव सेपरेशन, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट सेपरेटेड। ठीक है, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है कि लेजिस्लेशन का सेपरेशन हो गया था, कि लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव, देखो ये बात समझ लो, लेजिस्लेशन वो है जो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव वो है जो कानून का एनफोर्समेंट करता है। तो अब आप ये मत सोचो, एग्जीक्यूटिव में आते हैं, कहा जाता है कि आईएएस आईपीएस आर एग्जीक्यूटिव्स, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव है वो एक्चुअली प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है वो एग्जीक्यूटिव है, और लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन जो है वो एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट, ये पूरा एक लेजिस्लेचर माना जाता है। ठीक है, पार्लियामेंट सिस्टम। तो बहुत जो है, जैसे अभी आप आगे बढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ पावर्स, तो ये जो है सारा, अगर हम वेन डायग्राम में देखें ना, तो जो एग्जीक्यूटिव्स है और जो लेजिस्लेचर है, उसमें कुछ पार्ट जो है दोनों का आएगा। जैसे कि जो प्रेसिडेंट हो गए वो एग्जीक्यूटिव में भी आएंगे और लेजिस्लेचर में भी आएंगे, जैसे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए वो एग्जीक्यूटिव में भी आएंगे और लेजिस्लेचर्स में भी आएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये थोड़ा इंट्रिकेट पार्ट है, आपको बाद में दिक्कत ना हो तो मैं अभी बता देता हूं। तो सेपरेशन हो गया यहाँ पे 1853 एक्ट में, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल फॉर्मली सेपरेटेड, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ 6 एडिशनल मेंबर्स क्रिएटेड। ठीक है, सिविल सर्विसेज ओपन, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। कब ओपन हुआ था? 1853 में ओपन हुआ था, लेकिन जो पहले सिविल सर्वेंट थे वो 1863 में बने थे, फर्स्ट, यस, फर्स्ट इंडियन टू क्रैक सिविल सर्विसेज वाज, कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर, ईयर मैंने लिख दिया क्या? 1863। 10 साल बाद, 10 साल लग गए थे इन्हें। ये जो थे एल्डर ब्रदर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर को तो आप जानते ही हैं, ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन नोबेल प्राइज लॉरिएट फॉर लिटरेचर। ठीक है, एंड ही हैज बीन द ओनली पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु हैज रिटर्न national anthem for 2 countries. Let me know in the comment sections which are those 2 countries, 2 nations of which national anthem was written by Rabindranath Tagore. ठीक है, तो ये आप समझ गए कि पहले जो इंडियन थे वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जिन्होंने सिविल सर्विसेज निकाला 1863 में, जबकि सिविल सर्विसेज जो था वो इंडियंस के लिए 1853 में ओपन हो गया था। ये बहुत डिफिकल्ट कर रखा था उन्होंने, कि पहली बात तो जो ये होता था एग्जामिनेशन ना, ये होता था लंदन में, ये यहां नहीं होता था, ये ब्रिटेन में ही होता था। तो यहां भी अगर भारतीय को भी किसी को देना है वो एग्जामिनेशन, तो उनको ब्रिटेन जाना पड़ता था, फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद सेकंड ऑफ ऑल, हिंदी में नहीं होता था, फॉर दैट मैटर इंग्लिश में भी पूरा एग्जाम नहीं होता था, उसमें ओल्ड लैटिन आता था, जर्मन आता था, तो यूरोपियन लैंग्वेजेस भी आते थे, विच वॉज मेड डेलिबरेटली वेरी डिफिकल्ट, एंड एज लिमिट भी बहुत कम रखी गई थी। लाइक 19 से 21 साल जो थी वो खत्म, एज लिमिट बस 21 साल तक के आप एग्जाम दे सकते हो। दैट इज वाई आफ्टर द एग्जामिनेशन वॉज ओपन फॉर इंडियन सिटीजन एज वेल, इट टुक 10 years फॉर एनी इंडियन टू क्रैक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक है, इस बार क्या किया, हर बार कंपनी को जो है उनको जो है समय बढ़ा दिया जाता था, कि आप इतने समय तक के और जो है काम कर लो, इतने समय तक के और रह लो आपको। तो वो पर्टिकुलर प्रोविजन था कि अगर जो है यहाँ पे पार्लियामेंट बोल दे रहा है कि इतने समय तक के और रह लो, मान लो 10 साल तक के, तो फिर पार्लियामेंट खुद को बार भी कर रहा है कि अगर हम आपको बोलेंगे कि अब आप वहां पे जो है नहीं रह सकते हो, तो हम आपको 2 साल का या 5 साल का नोटिस देंगे। लेकिन दिस वाज द फर्स्ट टाइम नो फिक्स टेन्योर, जब कंपनी को कोई फिक्स टेन्योर नहीं बोला गया था कि अब आप 20 साल रह लो वहां पे। ये भी इंपॉर्टेंट तो नहीं है वैसे। लोकल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे जो लोकल रिप्रेजेंटेशन है वोटिंग की बात नहीं करी है, यहाँ पे जो लोकल गवर्नर्स होते थे वही लोग जो है नॉमिनेट करते थे। यहाँ से बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, आगरा के जो गवर्नर्स थे वो जनरली नॉमिनेट करते थे कि हमारे राज्य में क्या चल रहा है वो आप जाके बताओ वहां पे। तो ये लोकल रिप्रेजेंटेशन चालू हुआ था। ठीक है, ठीक है, चलो मूव, लेट्स मूव फर्दर। क्विक रिवीजन, ये आपके रिवीजन के लिए है, ये मैंने एक कंपाइल करके ला दिया है, कहाँ पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो प्लीज आप एक बार इसको देख लीजिएगा। ये नोट्स तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएंगे। ये आपका फ्रेम रहा, ये सारी चीजें, फर्स्ट फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट, ब्रिटिश इंडिया कब इस्तेमाल हुआ था, ये सारा एक इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्ट बेस्ड चीज है। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर टाइमलाइन है जो अभी हमने ऑलरेडी पढ़ के आए हैं आपके रिवीजन के लिए, कि आप एक बार जब रिवाइज करेंगे तो आप ये टाइमलाइन देखेंगे और खुद को याद दिलाएंगे कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। ये आप पेज जो है डाउनलोड कर लेंगे और इसमें लिख भी सकते हैं क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। तो ये आपके नोट मेकिंग के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। ये एक पैसेज है जिसमें कि क्वेश्चन किस प्रकार के आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें से, वो आप देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि हम क्रैश कोर्स में हैं और हम ये वाला तो रिवीजन पार्ट है, तो हम थोड़ा भाग भाग के चल रहे हैं यहाँ पे। ओके, ये रहा आपका फ्रेम, एक बार फ्रेम ले लीजिए आप। ये रहा आपका फ्रेम, एक बार पढ़ लीजिए, इसे पॉज कर लीजिए और देख लीजिए कि यहाँ पे आप इसे आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। अब हम आ गए हैं जिस चीज के लिए ये पर्टिकुलर लेक्चर था, दैट इज द एरा टू, दैट इज द क्राउन रूल, विच इज
फ्रॉम 1857 टू 1946 टू 1946 जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी, तब तक के क्राउन रूल चल रहा था। अब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट, रादर इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द 1857 सिपॉय म्यूटिनी, सिपाहियों की म्यूटिनी जो थी उसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। तो ये जो है थोड़ा सा बेसिक है, ग्राउंड है कि क्या वो चीजें थी जिससे वो कल्मिनेट हो गया, जिससे वो वॉर जो है चालू हो गया। देखिए आपके साथ भी होता है कि बहुत सारा आप सुनते रहते हैं, फिर एकदम से एक बार सुई गिरती है और आप फट जाते हैं। ये जनरल ह्यूमन बिहेवियर है, ठीक है। एंड हिस्ट्री पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? देखिए देयर इज वन पर्टिकुलर वेरी फेमस कोट इन हिस्ट्री दैट अ पर्सन हु डज नॉट नो द हिस्ट्री इज बाउंड टू रिपीट इट। वो जिसे इतिहास नहीं पता होता है वो इतिहास को फिर से दोहराता है। तो यही वाली बातें, जैसे यहां पे जो हुआ था ना कि सिपॉय म्यूटिनी ऐसे हुई थी कि बहुत सारा कुछ कर रही थी जो ब्रिटिश कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और वो सारा सहते जा रहे थे। इंडियंस जो इंडिया के सिपाही थे सब कुछ सहते जा रहे थे। फिर एक बार एक छोटी सी चीज और हो गई, उसके बाद सब फट गए, बोले अब हम नहीं झेलेंगे। तो यही रिलेशनशिप्स में भी होता है, आप ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है एक जनरल गुड ह्यूमन बिहेवियर ये है कि जब भी आपको कोई छोटी सी चीज भी मैटर करती है, जो आपको लगती है या चुभती है ना, वो उसी समय बोल दीजिए। तो आपका भी मेंटल जो है क्लियर रहता है, आपका जो मेंटल स्पेस है क्लियर रहता है फॉर अदर प्रोडक्टिव थिंग्स, और जो अगला है उसके सामने आप एक बाउंड्री क्रिएट कर देते हो कि नो नो नो, दिस इज द कॉन्टोर दैट आई हैव मेड फॉर माई सेल्फ विच यू कैन नॉट क्रॉस, दिस इज माई सेल्फ रिस्पेक्ट कॉन्टोर, है ना? ओके, सो यस, ये सारी वो चीजें थी जब सिपॉय म्यूटिनी कल्मिनेट हो गई थी, जिसके कारण एक तो ग्रीस्ड कार्ट्रेजेस थे, ये जो ग्रीस्ड कार्ट्रेजेस थे, वैसे हम हिस्ट्री जब पढ़ेंगे उसमें भी इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये जो ग्रीस्ड कार्ट्रेजेस थे ना, कहा जाता है कि इसमें पिग्स मतलब सुअरों की और गाय की चमड़ी थी। तो गाय जो है वो प्योर मानी जाती है हिंदुओं के लिए, और जो पिग्स हैं वो हराम, हराम इज द वर्ड, माना जाता है मुस्लिम्स के लिए। तो ये दोनों कम्युनिटी के लिए बुरा हो गया था, तो वहां पे दोनों कम्युनिटी जो है मिल गई थी। एक तो ये हो गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? ये एक लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाई गई एक स्कीम थी, एक पॉलिसी थी, जिसमें लॉर्ड डलहौजी ने बोला था कि कोई भी राजा महाराजा जो है उसका नेचुरल बॉर्न बेबी अगर नहीं हुआ, लड़का सन एयर नहीं हुआ, तो अडॉप्टेड सन को हम आपकी प्रॉपर्टी नहीं लेने देंगे। आपको जो है उसको आपका ताज, आपकी जो संपत्ति है, आपका जो राज्य है, वो हम उसको नहीं देंगे, हम ले लेंगे। ठीक है। तो जो झांसी की रानी थी वो भी लॉर्ड डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का विक्टिम हुई थी, जिसके कारण उन्होंने लड़ाई चालू करी थी। ओके। और इंटरफेरेंस इन इंडियन कस्टम्स एंड रिलीजन, यही जैसे कुछ बातें थी उस समय में, जो था हिंदू ऐसे माना जाता था कि अगर आप सी क्रॉस कर जाएं, दूसरे देश में समुद्र क्रॉस करके चले जाएंगे, तो आपको आपके समाज से निकाला जाता था, कि आपको बहिष्कार कर दिया जाता था कि अब आप समुद्र क्रॉस कर गए। तो ये वाली सारी चीजें थी जिसके कारण और दिक्कतें हो रही कि इंटरफेयर विद इंडियन कस्टम्स हो गया था। इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन एंड हाई टैक्सेस, ये तो चल ही रहा था, उनका तो काम ही ये था। एंड डिसकंटेंट इन द आर्मी सिपॉयज। डिसकंटेंट इसलिए था क्योंकि कितनी भी जल्दी आप सिपॉय बन जाए, आप एक पर्टिकुलर लेवल के बाद आपका प्रमोशन नहीं होगा। वो वाली सारी जो प्रमोशन की चीजें थी वो सिर्फ ब्रिटिश अधिकारियों के लिए थी, कि ये भी एक डिसकंटेंट का मैटर हो गया था। ठीक है। तो इन सारी चीजों के कारण जो था सिपॉय म्यूटिनी हुई, और सिपॉय म्यूटिनी के बाद जो है बहुत सारी चीजें हुई। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या चीजें हुई। कंपनी रूल अबॉलिश हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को वाइंड अप कर दिया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1850 एक्ट इनैक्ट हुआ था, क्वीन विक्टोरिया बिकम एम्प्रेस ऑफ इंडिया एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज क्रिएटेड। ये सारी चीजें जो पढ़ी मैंने, ये ऑलरेडी 1858 एक्ट की हैं, 1858 एक्ट की हैं। अब 1858 एक्ट में क्या हुआ था, एक बार हम ये देख लेते हैं। ओके। आई नो हम थोड़ा भाग भाग के पढ़ रहे हैं, बट आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो। नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज एक बार वीडियो करके पीछे करके फिर से एक बार इसे देखिएगा एंड सुनिएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो अब आप देखिए, आप समझिए कि अगर ऐसा कुछ हो जाता, जब अंबानी साहब जो है रशिया में होते और रशिया के लोग ये सब कर जाते, और अब जबकि मोदी जी ने बोला था कि आप कमर्शियल पर्पज से हो, आप रह रहे हो वहां पे, अब जब देख लेते मोदी जी यहां से कि जब अंबानी जी जो हैं उनके खिलाफ ऐसी वॉर हो गई है कि वो हार ही गए हैं, उन्हें वहां से भगा ही दिया जा रहा है, तो अब जो है मोदी जी बोलेंगे कि अब आप रहने दो, अब हम कर रहे हैं, अब आपका रूल खत्म, अब हम देखेंगे जो हो रहा है। ठीक है। तो यही हुआ एग्जैक्टली। उन्होंने बोला कि एंडेड ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को कर दिया खत्म, और इंडिया डायरेक्ट अंडर क्राउन, सीधा क्राउन के अंदर, जो क्वीन विक्टोरिया थी और पार्लियामेंट था यूके का, यूनाइटेड किंगडम का, सीधा उसके अंदर। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एक ऑफिस क्रिएट किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये वहीं रहता था
ब्रिटेन में, ये भारत नहीं आता था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे वहां पे, वो ऑफिस क्रिएट किया गया, और 15 मेंबर की काउंसिल थी, और ये सारे 15 मेंबर की जो काउंसिल थी ये यूनाइटेड किंगडम में ही रहती थी, ये भारत नहीं आती थी। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कहने जाने लगा, और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड कैनिंग। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग, आपको ये याद रखना है कि पहले वॉइस रॉय ऑफ इंडिया क्यों थे। गवर्नर जनरल क्यों, नाम क्यों बदल दिया, गवर्नर जनरल वॉइस रॉय में क्या डिफरेंस हो गया, है ना? एक बार सोचिए, जब तक मैं आपको बताता हूं। एक बार सोचिए कि गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय में आपको क्या लगता है, क्या डिफरेंस था, क्यों बदल दिया गया? देखिए मैं बताता हूं। जो गवर्नर जनरल है ना, वो एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट तो थी, जो जनरली गवर्न करता है। गवर्नर जनरल, जो जनरली चीजों को गवर्न कर रहा है। तो अभी तक तो गवर्न कर रही थी, कंपनी रूल चल रहा था ना, अभी तो ब्रिटिश क्राउन ने ये नहीं बोला था कि आप हमारी संपत्ति हो। अब इसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने बोल दिया कि अब आप जो हो, क्वीन विक्टोरिया के अंडर आ गए हो, 1958 सिपॉय म्यूटिनी के बाद में, ठीक है। जब ये बोल दिया, तो उस नाम को बदल के वॉइस राय किया गया, क्योंकि वॉइस राय, वॉइस का मतलब होता है वाइस, इट्स अ फ्रेंच टर्म। वॉइस को कहते हैं वाइस, और रॉय होता है किंग फ्रेंच में। इसलिए वाइस किंग हो आप, जैसे वाइस कैप्टन होता है क्लास में या टीम्स में आपकी, कि भाई ये टीम का कैप्टन है, ये टीम का वाइस कैप्टन है। या फिर यही आपके उसमें भी होता है ना, क्लास मॉनिटर, मॉनिटर वाइस मॉनिटर टाइप से, तो वैसी वॉइस रॉय इज वाइस किंग। तो किंग इसलिए क्योंकि उस समय तो अभी भी जो है, अभी भी राजा महाराजा का जमाना चल रहा था ना, इट वॉज मोर ऑफ द प्रेस्टिजियस थिंग, कि अब आप सीधा जो डील कर रहे हो ना, वो एक वाइस किंग, एक छोटे किंग से, जो सेकंड इन कमांड है, आप सीधा उनसे डील कर रहे हो। तो ये वो थोड़ी वैसी वाली बात थी, इसलिए वॉइस रॉय नाम बदल के रख दिया गया। एंड लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वॉइस रॉय आफ्टर 1858। तो इंडियन रेवेन्यूज अंडर पार्लियामेंट कंट्रोल, ठीक है। तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं, आप बस ये याद रखिए, जो इसमें आपको याद रखना है ना, कि क्या ही होगा इसमें, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड 15 मेंबर, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वॉइस रॉय, यही हुआ 1858 एक्ट में, और ज्यादा कुछ हुआ नहीं इससे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद 1861 आया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। उसमें क्या हुआ, पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है? देखिए, पोर्टफोलियो सिस्टम ये होता है कि हम एक इंसान को एक सिस्टम दे देते हैं। जैसे अभी एस जयशंकर को फॉरेन मिनिस्ट्री दी गई है, कि फॉरेन मिनिस्टर का जो भी काम होगा, मतलब फॉरेन से रिलेटेड, डिप्लोमैट से रिलेटेड, जो दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, उससे रिलेटेड कोई भी काम होगा, तो वो एस जयशंकर साहब देखेंगे। ऐसे ही जैसे जो अभी धर्मेंद्र प्रधान साहब का इस्तीफा मांगा जा रहा है, वो एजुकेशन मिनिस्टर है। तो पोर्टफोलियो सिस्टम में क्या होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है आपको, कि इस चीज के लिए कुछ भी होगा तो यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड यू विल बी टेकिंग केयर ऑफ दैट। पहले, इससे पहले पोर्टफोलियो सिस्टम, वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी वेरी ओल्ड एरा ना, वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम बिफोर 1861। उससे पहले ऐसे कोई डिसाइड नहीं था, उसके पहले सब मिलकर डिसाइड करते थे। किसी को लगता था तो बोलता था कि हाँ यार, ये वाला काम ऐसे भी कर लो। एस जयशंकर साहब को लगेगा कि नहीं नहीं, तुम पढ़ाई का काम गलत करवा रहे हो, तो वो प्रधान साहब को बता सकते थे कि नहीं, दिस शुड बी डन लाइक दिस। एंड सेम विद धर्मेंद्र प्रधान साहब, दैट ही कुड हैव टोल्ड एस जयशंकर साहब कि नहीं नहीं, आप दूसरे देश के साथ में ऐसे ऐसे आप डील करो। लेकिन पोर्टफोलियो सिस्टम के बाद वो बंद हो गया। सो दैट इज व्हाट पोर्टफोलियो सिस्टम इज। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, कि पोर्टफोलियो सिस्टम कब से आया था। इट वाज फ्रॉम 18 इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ये एक्सपैंड एक्सपैंड तो आप छोड़ दो, ये छोड़ दो। लेजिस्लेटिव पावर डिसेंट्रलाइज टू बॉम्बे एंड मद्रास, ये याद रखो, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया था। और वॉइसरॉय गट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, दिस इज इंपॉर्टेंट, 6 मंथ। अभी जो है ये 123 एंड 123 एंड 213 ऑफ आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर है ये। जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर अब है, ये वाली चीज यहां से चालू हो गई थी 1861 से, कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या होता है। ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस एक ऐसा कानून होता है जो तब, जब पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर इन सेशन ना हो, जो कानून बनाने का पर्टिकुलर मशीनरी है, जो पर्टिकुलर फोरम है जो कानून बनाता है, वो हाउस में ना हो, और लगे प्रेसिडेंट को या गवर्नर को, ऑफ कोर्स उनको लगता तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनके द्वारा ही है, अगर उनको ये लगे कि कोई कानून अभी लागू करना जरूरी है, तो वो एक ऑर्डिनेंस बना देते हैं, ठीक है। तो उस समय ये 6 मंथ तक के ऑर्डिनेंस रहता था। लेकिन आज के जमाने में अंडर आर्टिकल 123 एंड अंडर आर्टिकल 213, जो ऑर्डिनेंस गवर्नर या प्रेसिडेंट, सॉरी प्रेसिडेंट या गवर्नर पास करेंगे, वो 6 हफ्तों तक रहेगा आफ्टर द रीअसेंबली ऑफ द लेजिस्लेशन मेकिंग बॉडी, ठीक है। जो स्टेट में होगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो सेंटर में होगी वो लोकसभा होगा। ओके, यस, ठीक है। इंडियन मेंबर्स इन काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट।
तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पे याद रखनी है, कौन कौन सी, कि पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ 1861 एक्ट में, उसके बाद वॉइस रॉय ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आई 6 मंथ के लिए, और इंडियन मेंबर्स इन काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। इंडियन काउंसिल्स एक्ट आ गया 1890। देखिए, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू दैट दिस पर्टिकुलर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पार्ट इज नॉट ओनली द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, लेकिन यहां से सवाल आते हैं। यहाँ पे पहले भी क्लैट जो है काफी सवाल पूछ चुका है, और यहां से सवाल आते ही आते हैं। बिकॉज देखो, वो जो कट ऑफ है ना, जो कई बार लोग बोलते होंगे 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, वो रह ही इसलिए गया बिकॉज द क्वेश्चन पेपर इज बीइंग मेड कीपिंग दिस इन माइंड कि अगर 100 क्वेश्चन है ना, तो 20 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे ही आएंगे जो बच्चा भी कर लेगा, जो हो सकता है आपके जूनियर्स, आपके 8th या 10th क्लास का इंसान भी कर लेगा उसको। 20 से 25 क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे। उसके बाद जो है 20 से 25 क्वेश्चंस, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऐसे आएंगे जी, अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी हो तो आपको आएगा। और उसके बाद के जो 20-25 क्वेश्चंस रहते हैं वो ऐसे बनते हैं कि आपने बहुत पढ़ाई करी हो तो भी आपके बनते हैं। तो क्वेश्चन पेपर सेट ही ऐसे किया जाता है कि कट ऑफ भी वैसे ही बनता है कि इतने लोगों का निकलना चाहिए, तो वैसे ही बनता है। और ये वाली पार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज दिस बिकम्स वन ऑफ दोस पार्ट जो कि शायद सब लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि ये डिफिकल्ट भी होता है और थोड़ा सा बोरिंग भी होता है। लेकिन आपको हिस्ट्री तो समझनी पड़ेगी, आपको कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन समझना पड़ेगा। तो आई एम सॉरी इफ इट माइट बी गेटिंग अ लिटिल बोरिंग फॉर यू, बट आपको सपना देखा है आपने ना, और सपने जो है कोई आसान नहीं होते। आपको वकील बनना है, आपको एनएलयू में जाना है, तो ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए, लेट्स गेट बैक। तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 में आ गए हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स किसी काम का नहीं, इंक्रीज। पावर टू डिस्कस बजट इंट्रोड्यूस, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, पावर टू डिस्कस बजट इंट्रोड्यूस। पहले बजट डिस्कस नहीं कर सकते थे, अब कर सकते हैं, लेकिन वही आपस में कर रहे हैं ब्रिटिश लोग, इंडियंस अभी नहीं कर रहे हैं। मेंबर कुड आस्क क्वेश्चंस, लिमिटेड। लिमिटेड इसलिए कि आप सवाल पूछ सकते हो, लेकिन जवाब देना या ना देना इज ऑन अस, हम नहीं देंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनडायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस, नॉमिनेटेड फ्रॉम बॉडीज। इनडायरेक्ट इलेक्शंस, ये आप याद रखिएगा, 1892 एक्ट से भारत में इनडायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस हुए थे। इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन ये होते हैं कि मान लो कोई लोअर बॉडी है ऑलरेडी जो कि अपॉइंट होके आई है, कि सबने डिसाइड किया है कि आप जो ये वाले ऑफिसर हो, आप यहाँ के डीएम हो, आप यहाँ के गवर्नर हो, आप यहाँ के जो कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मजिस्ट्रेट हो, तो आप लोग मिलके वोट करते हो। नॉर्मल पब्लिक वोट नहीं कर रही है, आप लोग मिलके वोट कर रहे हो कि कौन जो है क्या बनेगा। ठीक है, the expansion of non-official members in एक्सपेंशन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इंक्लूड कर दिया गया था। एग्जीक्यूटिव काउंसिल हम पहले देख चुके थे ना वहां पे, जो कि पहले ही बन चुकी थी 1774 में, जब पहला आया था तब एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्लस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उनकी बन चुकी थी। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही मिलकर डिसाइड करता था कि कौन सा कानून आना है, कैसे आना है। तो उसमें अब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो है उनको भी ऐड किया जाने लगा था, जिनकी बात सिर्फ सुनी जाएगी, लेकिन कोई क्रेडिबिलिटी या कोई रिस्पॉन्स उन्हें देना जरूरी नहीं है। अगर लगे कि हाँ करना जाना चाहिए तो किया जा सकता है। ठीक है, स्टिल नॉट इलेक्शंस, नॉमिनेटेड मेंबर्स, अभी भी इलेक्शंस नहीं होते थे, सिर्फ नॉमिनेटेड मेंबर्स द्वारा ही होता था। ठीक है, मूविंग फर्दर, अब आया है, अब यहां से इंपॉर्टेंट चीजें चालू होती हैं। ये आप बिल्कुल भूल नहीं सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये पर्टिकुलर 2 एक्ट्स। ओके, यस, मॉर्ले मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ऑफ 1909, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, partition of Bengal was one of the one of the first biggest happening in India। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद ही स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट चालू हुआ था 1905 में। 1905 में तो उसके बाद में ये पहला एक्ट आया था, और यहां से जो है अब बहुत सारे चेंजेस आने लगे थे 1909 में। मॉडल मिंटो रिफॉर्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी वो मैंने रेड पे कर दी हैं ताकि आपको देखते ही याद हो जाए। सबसे पहले तो आप देखो, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऐसा कहा जाता है दैट दिस पर्टिकुलर part of Modellamento reform was actually one of the biggest part, played the major part in partition of the country in India and into India and Pakistan। क्योंकि इन्होंने क्या किया, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ये होता है कि मान लीजिए आपकी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है? आई होप आपको अभी तक पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है? जब डिलिमिटेशन होता है तब सरकार जो है, आपके घर भी लोग आते होंगे कि कितने लोग रहते हैं आपके यहाँ पे, हमें जानना है कौन क्या करता है। तो जब ये हो जाता है तब सरकार को पता चलता है कि अच्छा, इतने पर्टिकुलर इलाके में इतने लोग रहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब ये होता है कि आप डिसाइड करते हैं कि इतने पर्टिकुलर लोगों को जो है एक सीट यहां पे मिलेगी, इस पर्टिकुलर वार्ड में, इस पर्टिकुलर सोसाइटी में एक सीट मिलेगी।
एक सीट के लिए इलेक्शन होगा। तो ये जो पर्टिकुलर इलाका है, जो वार्ड है, जो सोसाइटी है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है जहां पे एक इंसान खड़ा होता है जो आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसके पास आप जा सकते हैं अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वो आपकी बात जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में, स्टेट की या फिर पार्लियामेंट में लेके जाएंगे। ठीक है। तो ये होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो यहां पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में क्या हुआ, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में ये हुआ कि जहां पे मुस्लिम लोग ज्यादा हैं वहां पे एक मुस्लिम सीट दे दी। अब जहां पे मुस्लिम सीट दे दी वहां बोला कि हाँ, मुस्लिम सीट जो दे रहे हैं इनको सिर्फ वोट मुस्लिम्स ही करेंगे, इनको हिंदू वोट करेंगे ही नहीं। तो अब आप सोचिए क्यों इतना डिफिकल्ट हो गया ये, क्यों इसको कहा जाता है दैट दिस वाज एक्चुअली प्लेड द मेजर पार्ट इन पार्टीशन ऑफ द कंट्री, इज दिस बिकॉज कि मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर कास्ट के हैं। ठीक है, आप हो सकता है जाट हो, आप पंडित हो, आप ब्राह्मण हो, कायस्थ हो, कुछ भी आप पर्टिकुलर कास्ट के हैं। तो अब अगर ये बोला जाए कि इस कॉन्स्टिट्युएंसी में ज्यादा लोग ये रह रहे हैं कि अगर पंडित जी लोग रह रहे हैं, तो आप मान लो कि श्रीवास्तव रह रहे हैं और मिश्रा रह रहे हैं, तो दो सीट निकली, एक श्रीवास्तव की और एक मिश्रा की, है ना। अब जो श्रीवास्तव है उनको सिर्फ श्रीवास्तव वोट कर सकते हैं और जो मिश्रा है उनको सिर्फ मिश्रा वोट कर सकते हैं। अगर ऐसा आ गया तो फिर आपका जो है ना सीधा लड़ाई जो है, आप आपकी कम्युनिटी में देखने लगे कि अरे यार हम मिश्रा है, ये हमारा ऑपोजिट वाला है। जैसे अभी भी देखो कांग्रेस और बीजेपी के जो सपोर्टर्स हो गए वो आपस में कैसे लड़ने लगते हैं कि नहीं हमारी पार्टी सही है, नहीं हमारी पार्टी सही है। अभी ये कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स को देखो, बीजेपी वाले कितना जज कर रहे हैं कि गधे हो तुम, ये हो वो। तो ये तो आ ही जाता है डिफरेंस। तो वैसे ही अगर मिश्रा और ये श्रीवास्तव हो गया तो कितना लड़ाई हो जाएगी कि नहीं हमारी पार्टी सही है, हमारी पार्टी सही है, हमारा कैंडिडेट ज्यादा पढ़ा लिखा है, नहीं हमारा कैंडिडेट ज्यादा पढ़ा लिखा, ज्यादा ऑरा है उसमें, है ना। तो ये ही हुआ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में कि इन्होंने और दूर कर दिया हिंदू मुस्लिम्स को। ठीक है। तो इसलिए दिस वाज दी वर्स्ट थिंग। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, द मोस्ट डेंजरस प्रोविजन, मुस्लिम्स वुड वोट ओनली फॉर मुस्लिम्स कैंडिडेट्स इन रिजर्व्ड सीट्स, दिस सोड सीट्स ऑफ पार्टीशन। ठीक है। ये कहां से आया, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से, जहां पे लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है, फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है। ठीक है। ओके। ठीक है। सेकेंड थिंग, इंडियन इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स, फर्स्ट टाइम इंडियंस वर एसोसिएटेड विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वॉइसरॉय एंड गवर्नर। फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड टू द वॉइसरॉयज एग्जीक्यूटिव वाज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, प्लीज प्लीज अभी जाके इनके बारे में रिसर्च कीजिए। ही वॉज एन एडवोकेट, ही वॉज एन एडवोकेट। मैं बोल रहा हूं पूरी आजादी पे 99% ऑफ द पार्ट जो था ना वो एडवोकेट था। महात्मा गांधी वॉज एन एडवोकेट, जवाहरलाल नेहरू वॉज एन एडवोकेट, भीमराव अंबेडकर वॉज एन एडवोकेट। ठीक है। बहुत मेजर पार्ट एडवोकेट्स ने प्ले किया है, बहुत बड़ा। आप जो सपना देख लिए है ना, ये आईआईटी वाईआईटी के नाम से प्लीज मत डरिए, प्लीज मत डरिए। जो आपने सपना देख लिया है ना वो नेशन बिल्डिंग में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है। यू आर गोना बिकम अ सोशल इंजीनियर ना। ठीक है। सोशल इंजीनियर, आप समाज को जो है आप उनको एक डायरेक्शन देंगे। ठीक है। हर 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 प्रोफेशन अपने आप में जरूरी है, बट मुझे लगता है लॉ इज द किंग ऑफ ऑल द प्रोफेशन, सो ऑफ कोर्स। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के साहब के बारे में प्लीज आप थोड़ा सा पढ़िएगा। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू जॉइन दी टू बी अपॉइंटेड टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वॉइसरॉय। मैं आपको पहले बता चुका हूं एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या थी। ठीक है। तो मैं फिर से नहीं बताने वाला हूँ। एनलार्ज काउंसिल्स किसी काम की नहीं है। इनडायरेक्ट इलेक्शंस ही चल रहे थे, अभी भी डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं हुए थे। दो चीजें पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स 1919 में आपको याद रखनी है कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन चालू हुआ था एंड फर्स्ट टाइम इंडियंस वर अपॉइंटेड इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वॉइसरॉय एंड गवर्नर्स ऑफ द प्रोविंसेस। और जो पहले थे वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ओके, लेट्स मूव फर्दर। अब हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म पे आ जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999। यहां भी बहुत सारी चीजें हैं। देखिए ये तीन एक्ट जो है आपके बात के ना, इसके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मॉन्टेग्यू मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म ऑफ 1909, उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919, उसके बाद साइमन कमीशन आया था, उसके बाद में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद में व्हाइट पेपर का मेकिंग एंड प्रेजेंटेशन हुआ था, और उसके बाद में फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, विच इज सेड कि मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट लिया गया था 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। तो ये तीन एक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बहुत छोटी छोटी ऐसी चीजें जो आपको इसमें याद रखनी है तो आपको याद रखनी है। तो अब आ गए हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1990। डायरकी इंट्रोड्यूस, ये देखिए मैंने इसे बेसिक आपको लिख दिया कि आप ऊपर भी पढ़ेंगे ना तो आपको ये याद आ जाएगा कि डायरकी इंट्रोड्यूस, बाइकैमरलिज्म लेजिस्लेचर, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, बेबी स्टेप्स। ठीक है, कूल। देखते हैं अब क्या है।
Central and provincial subjects, administrative subjects were classified into central and provincial subjects to delegate authority to provinces, relax central control over provinces. अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक बोल रहे थे सेंटर की हम ही सब देखेंगे, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि सेंट्रल प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को डिफरेंट कर दिया गया। जैसे अभी भी आप देखेंगे ना, जो पुलिस है, पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गए, ये बड़ी चीजें जिससे सीधा देश कनेक्ट होता है, ये सारी चीजें सेंटर सब्जेक्ट होती है। मतलब सेंटर मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, सिर्फ वही इस पे कानून बना सकते हैं। और जैसे एजुकेशन, एजुकेशन तो फिर भी कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, लिस्ट जो आपके 7th शेड्यूल में दी हुई है, धीरे धीरे पढ़ेंगे हम उसको। उसके बाद जैसे लॉ एंड ऑर्डर हो गया, पुलिस हो गया, तो ये सब जो है आपके स्टेट लिस्ट में आता है, इस पे स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट स्टेट कानून बनाता है। तो ये हुआ था यहाँ पे कि यहाँ पे सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को अलग अलग कर दिया गया था पहली बार, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन चालू हो गया था। डायरकी इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोविंसेस। डायरकी क्या होता है? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स पे जो है चीजों को डिवाइड कर दिया गया। डायरकी होता है मतलब कि क्या हुआ कि पहली बात तो सब्जेक्ट्स दे दिए गए, सब्जेक्ट्स डिवाइड कर दिए गए कि भाई हम जो है, हम फॉरेन पॉलिसीज पे कानून बनाएंगे, हम नेशनल डिफेंस पे कानून बनाएंगे, आप जो है पुलिस पे कानून बना लो, आप जो है हेल्थ पे कानून बना लो। ये स्टेट्स को दे दिया सेंटर ने। अब जब सेंटर ने स्टेट को दे दिया, अब क्या हुआ, वहां जो गवर्नर बैठे हैं, वॉइस रॉय तो पूरे इंडिया के हो गए, जैसे प्रेसिडेंट हैं अभी, उस समय वॉइस रॉय पूरे इंडिया के हो गए, लेकिन अभी भी जो प्रोविंसेस है वहां तो गवर्नर ही है ना। तो अब गवर्नर क्या करेंगे? गवर्नर सब्जेक्ट को दो दो चीजों में डिवाइड करेंगे। गवर्नर बोलेंगे कि ये रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं और ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स हैं। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो वो लेजिस्लेटिव असेंबली को दे देंगे कि ये आप देख लो, इसका आपका है सारा काम। और रिजर्व सब्जेक्ट जो वो खुद रखेंगे, जिसपे कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता कि आपने ये कानून बनाया तो क्यों बनाया। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, तो वो जो रिजर्व सब्जेक्ट रख लिया उन्होंने। जैसे पुलिस अथॉरिटी होगी, क्योंकि पुलिस तो अपने पास ही रखना चाहेगा ना गवर्नर, क्योंकि पावर आप एनफोर्स कहां से करोगे? पुलिस से करोगे। तो वो वाले रिजर्व सब्जेक्ट हो गए। तो इसीलिए प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स स्प्लिट इनटू टू। ट्रांसफर, ट्रांसफर क्या क्या कर दिया? इलेक्टेड मिनिस्टर्स, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर। रिजर्व क्या क्या कर लिया? गवर्नर, स्टीम, फाइनेंस, लॉ एंड पुलिस। मैंने क्या बोला? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसपे आप कोई सवाल नहीं पूछ सकते, वो गवर्नर ने अपने पास रख ली। हाफ डेमोक्रेसी कहा जाता है इसको। तो डायरकी कहां से आई? वो यहां से आई, ये आपको याद रखना है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से। बाइकैमेरल लेजिस्लेचर। बाइकैमेरल लेजिस्लेचर क्या होता है? बाइकैमेरल लेजिस्लेचर होता है किसी पर्टिकुलर लेजिस्लेशन मेकिंग बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड कर देना। जैसे अभी भारत में कौन कौन से सेंटर में देखिए है, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। लोअर हाउस एंड अपर हाउस। अपर हाउस इज राज्यसभा, लोअर हाउस इज लोकसभा। तो ये बाइकैमेरलिज्म है, दो हाउस होना। अब देखिए मोस्टली स्टेट्स में बाइकैमेरलिज्म नहीं है। मध्य प्रदेश में बाइकैमेरलिज्म नहीं है, हरियाणा में बाइकैमेरलिज्म नहीं है। बहुत कम ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे बाइकैमेरलिज्म है। और बाइकैमेरलिज्म जनरली मतलब उसमें लोअर हाउस एंड अपर हाउस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ही होता है। तो उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो लोअर हाउस होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, और जो अपर हाउस होता है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। सिर्फ 6 स्टेट्स हैं अभी भारत में जिसमें दोनों बाइकैमेरलिज्म लागू हो रहा है, जिसमें कुछ है, जैसे उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, और भी है एक दो और स्टेट्स, ऑफ कोर्स 3 स्टेट्स और हैं। तो वो आप देख लीजिएगा कि किस किस स्टेट्स में है, दो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आई होप कि बाइकैमेरलिज्म आपको समझ में आ गया होगा। सेंट्रल लेजिस्लेचर नाउ 2 हाउसेस, काउंसिल ऑफ स्टेट, अपर हाउस एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, फर्स्ट टाइम इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। तो बाइकैमेरलिज्म आया, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। उसके बाद बजट सेपरेशन। प्रोविंशियल प्रोविंस का बजट और जो सेंटर बजट है उसको डिवाइड कर दिया गया। मतलब अभी भी यही चलता आया है कि सेंटर जो है, मतलब सेंटर की जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें इतना पैसा हम लेंगे और बाकी सारा हम प्रोविंस को दे देंगे कि आप ये समझो। तो ये वाला जो सेपरेशन ऑफ बजट हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट था। पब्लिक सर्विस कमीशन प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट पीएससी, हेंस सेंट्रल पीएससी एस्टैब्लिश्ड इन 1926 रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट्स। अभी क्यों लिखा है? सिविल सर्वेंट्स तो पहले भी आते थे ना, लेकिन ये अभी इसलिए लिखा हुआ है कि अब से एग्जाम जो है वो यहां भारत में कंडक्ट करवाई जाएंगे, इसलिए यहां पे लिखा है। इससे पहले लंदन पे कराए जाते थे। मैंने बोला था ना कौन से एक्ट में देखा था हमने, प्लीज अभी मुझे लिख के बताओ, रिवाइज करो, ठीक है। कौन से एक्ट में बोला था, कौन से पहले जो है वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्रैक इंडियन सिविल सर्विसेज, ये भी बताइए। कौन सा ईयर था वो भी बताइए मुझे, अभी रिवाइज करो ये सारी चीजें। चेंबर ऑफ प्रिंसेस या किसी का काम का नहीं है, पढ़ लेना, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बस है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में थी। लेकिन और एक चीज थी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में 1990 में ये भी लिखा गया था कि आफ्टर 10 इयर्स हम एक कमीशन भेजेंगे, हम एक स्टैट्यूटरी कमीशन भेजेंगे जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में जो भी हो रहा था उसको एक बार चेक करेंगे कि ये जो चीजें हैं ये कैसी काम कर रही हैं और इसमें क्या इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है,
और जब वो हमें सजेस्ट करेंगे तो हम नया कानून बनाएंगे। तो इसी में जो लिखा हुआ था, जो कमीशन हम भेजेंगे, वही 1927 में आई, जिसे हम साइमन कमीशन कहते हैं। साइमन गो बैक सुना होगा आपने ना, वो साइमन कमीशन यहीं से आई थी। उसका इतना विरोध इसलिए हुआ क्योंकि साइमन कमीशन में एक्चुअली 7 मेंबर्स की कमिटी एंड देयर वाज नो वन सिंगल इंडियन सिटीजन। नो इंडिया, इंडिया का कोई भी इंसान नहीं था, एवरीवन वाज गोरा, सारे गोरों की कमिटी थी, इसलिए साइमन कमीशन का इतना विरोध हुआ। ठीक है, चलो लेट्स मूव फर्दर। तो ये मैंने आपके लिए एक टाइमलाइन बना दिया टू अंडरस्टैंड कि कैसे चीजें चल रही थी, क्या क्या हुआ यहाँ पे। ठीक है, जैसे देखो यही वाली बात आप देखो 1919 में जो है, प्रोवाइडेड फॉर स्टैट्यूटरी कमीशन रिव्यू आफ्टर 10 इयर्स। 10 इयर्स बोल तो दिया था, लेकिन 2 साल पहले ही उन्होंने अपॉइंटमेंट कर दिया साइमन कमीशन का, 7 मेंबर स्टैट्यूटरी कमीशन, ऑल ब्रिटिश चेयर्ड बाय सर जॉन साइमन। 2 years बिफोर शेड्यूल ऑल इंडियन पार्टीज बाइकॉटेड। सारी इंडियन पार्टीज जो उस समय की थी, सबने साइमन कमीशन को बाइकॉट किया, क्योंकि उनका कहना था कि हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं साइमन कमीशन में, एक भारतीय तो डालो तभी तो हम मानेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1930 से 1932 में क्या हुआ, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कन्वीन, ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंसीडर साइमन कमीशन प्रपोजल। देखो, जब साइमन कमीशन बन गई तो साइमन कमीशन ने कुछ प्रपोजल्स किए कि यार ये वाली चीज गलत हो रही है, ये वाली चीज सही है। तो उन्होंने जो भी प्रपोजल्स किए ऑफ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का जो एक्ट था उसके ऊपर, तब क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने बोला कि चलो आप बोल रहे थे कि कोई भी भारतीय नहीं था, अब हम आपके साथ डिस्कस करने के लिए आते हैं। तब हुआ 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में वो भी बहुत बड़ा जो है एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जिसके बीच में बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन अभी हम जो है दूसरे एरिया में चल रहे हैं, तो अभी आप ऐसे समझिए। तो पहले साइमन कमीशन आई, फिर 1930 से 1932 तक के 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए। उसके बाद 1933 में व्हाइट पेपर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स प्रिपेयर। जो ये व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स था, ये एक्चुअली जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जो एक कंक्लूजन निकला, और जो प्रपोजल्स ऑफ साइमन कमीशन थे एंड जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के जो प्रपोजल्स थे साइमन कमीशन द्वारा, इन सब चीजों को देख के, इन सब चीजों को कंक्लूड करके एक व्हाइट पेपर बनाया गया, जिसके बेसिस पे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फाइनली 1935 बनाया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 321 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल्स थे इस पे। ठीक है, तो ये आपके लिए मैंने एक बेसिक जो है टाइमलाइन क्रिएट कर दी है। यही यही बस, अगर आप इतना ही आपके नोट्स में खुद हाथ से लिख लेंगे ना, तो आप सिर्फ इस पे ही जो है फ्लो चार्ट्स बना के सारी डिटेल्स लिख सकते हैं। जैसे आपको अगर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आई, तो आप यहां पे सीधा 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लिख लो, पहली दूसरी तीसरी। अब पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था वो लिख लो आप। सो ये अगर आपके नोट्स बन गए एक बार ऐसे, हो गया। आपको बस 4 पेज पलटाने हैं आपके एग्जाम से पहले एंड एवरीथिंग विल बी रिवाइज। ये मेहनत अभी कर लो, अभी आदत डाल लो, बिकॉज यहां से तो अब मेहनत चालू ही है आपकी, अभी जीवन चालू हो रहा है आपका, है ना। सो दिस इज हाउ यू मेक नोट्स। ओके, तो ये हमने देख लिया पूरी टाइमलाइन, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। अब हम आ गए हैं साइमन कमीशन ने जो क्या क्या बोला था, वो सारी चीजों पे हम आ गए हैं। देखिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि साइमन कमीशन ने क्या बोला था, बस फन है हिस्ट्री के हिसाब से, इसलिए मैं आपके लिए ला दिया हूं। क्योंकि देखो, पूना पैक्ट भी आ गया इसमें, जो गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में एक वो पैक्ट हुआ था। क्योंकि जो रामजी मैकडोनल्ड है, उन्होंने बोला था कि हम डिप्रेस्ड क्लास को भी, क्योंकि भीमराव अंबेडकर साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने डिप्रेस्ड क्लास को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रिप्रेजेंट किया था, और उन्होंने बोला था कि हमें भी डिप्रेस्ड क्लास को भी जो है, जैसे आपने कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया है, हमें भी तो रैमजी मैकडोनल्ड ने बोला था कि चलो दे देंगे। लेकिन गांधी जी वेंट ऑन अ फास्ट टू डेथ इन येरवड़ा जेल, कि नहीं, यहां नहीं आने दूंगा मैं। कम्युनिटी का हो गया, कास्ट का, रिलीजन का हो गया, मैं हिंदू में ये बंटवारा नहीं आने दूंगा। अगर ये आ गया तो कोई मतलब ही नहीं है पूरी आजादी का। उन्होंने बोला कि मैं मर जाऊंगा लेकिन ये नहीं होने दूंगा। तो फिर भीमराव अंबेडकर साहब पे बहुत प्रेशर आ गया एंड फाइनली पूना पैक्ट साइन हुआ। पूना पैक्ट साइन हुआ 1932 में, बहुत इंपॉर्टेंट पैक्ट होता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। और तो क्या ही है इसमें, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जो 3 डेट्स है वो है, व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स जो है वो है, बट ये पूना पैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या आ गए हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे आप समझ लीजिए, अब यहां से आपका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चालू हो गया है, क्योंकि इससे बहुत सारे पार्ट्स उठा के सीधा कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए हैं। ठीक है, देखते हैं क्या हुआ। ऑल इंडिया फेडरेशन प्रपोज किया गया था, लेकिन कभी हुआ नहीं था, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने मना कर दिया था। ऑल इंडिया फेडरेशन मतलब उन्होंने बोला कि अभी जो सारे स्टेट्स हैं वो सब बोलेंगे कि हम जो है इंडिया फेडरेशन ज्वाइन करेंगे, इसे ऑल इंडिया फेडरेशन कहते हैं। लेकिन सिंस कभी ये नेवर केम इनटू फोर्स बिकॉज प्रिंसली स्टेट्स डिडंट ज्वाइन, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट आपकी नॉलेज के लिए फिर भी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, डायरकी इन प्रोविंसेस एबॉलिश्ड। डायरकी क्या था बताइए, मैंने आपको बताया था।
बाइकैमरलिज्म डिफरेंस है, अपर हाउस और लोअर हाउस इज बाइकैमरलिज्म, जो कि आज भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। इट वाज नॉट डायआर्की। तो डायआर्की और बाइकैमरलिज्म का डिफरेंस प्लीज याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है डायआर्की एंड बाइकैमरलिज्म में। बाइकैमरलिज्म आज भी भारत में इस्तेमाल होता है, ऐसे याद रखो, जहां पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों है। डायआर्की क्या था? डायआर्की ये था कि रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट में डिवाइड कर देना, तो ये अबॉलिश कर दिया गया। इलेक्टेड मिनिस्टर्स गॉट फुल कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, गवर्नर स्टिल हैड स्पेशल पावर्स। अब जो है सारे सब्जेक्ट्स, अब गवर्नर खुद कुछ रिजर्व करके नहीं रखेगा, सब जो है मिनिस्टर्स को जो है पोर्टफोलियो में दे दिया जाएगा, लेकिन स्पेशल पावर्स गवर्नर के पास में रहेंगी, ठीक है। ये इमरजेंसी पावर्स थी, जो कि आगे जाके जो है हमारे आर्टिकल 352, 356 एंड 360 में आई। बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल्स ये वाले, ये आपको आगे जाके फिर से पढ़ेंगे जब हम इमरजेंसी पढ़ेंगे तब, ठीक है। उसके बाद फेडरल लेजिस्लेचर। फेडरल लेजिस्लेचर मतलब जैसे अभी सेंटर का एक लेजिस्लेचर है, वही फेडरल लेजिस्लेचर की बात कर रही है। बाइकैमरल एट सेंटर, बाइकैमरल जैसे आज भी है लोकसभा और राज्यसभा, उसकी बात हो रही है। तो फेडरल असेंबली जो कि लोकसभा है, और काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो कि राज्यसभा है। उस समय फेडरल असेंबली कहते थे लोकसभा को। बट नॉट फुली इलेक्टेड, रिजर्व सीट्स फॉर प्रिंसेस एंड कम्युनल इलेक्टोरेट्स। नॉट सारे इलेक्शंस से नहीं भरे होते थे, कुछ सीट्स रिजर्व करी रखी गई थी प्रिंस जो राजकुमार थे उन्हों के लिए, एंड कम्युनल इलेक्टोरेट्स के लिए। थ्री लिस्ट क्रिएटेड, ये सेवन स्केड्यूल की बात कर रहे हैं, जो आज भी सबसे ज्यादा सेवन स्केड्यूल। प्लीज मुझे बताइए अभी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने स्केड्यूल्स हैं टोटल, मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बताइए, ठीक है। तो तीन लिस्ट बनाई गई, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। लिस्ट क्यों बनाई गई? क्योंकि सब्जेक्ट का डिवीजन कर दिया गया कि इन वाले मैटर्स पे सिर्फ हम कानून बनाएंगे, इन वाले मैटर्स पे सिर्फ आप कानून बनाओगे। और कॉन्करेंट लिस्ट मतलब इसमें दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन फेडरल बनाएगा तो वो माना जाएगा, लेकिन इसमें दोनों कानून बना सकते हैं, जिसको लगे कि अभी जरूरत है इसकी वो कानून बना दे उस पर। तो ये वहां से आया। डायआर्की एट सेंटर, सेंटर में जरूर डायआर्की आ गई, डायआर्की अब भी मैंने बताया आपको, है ना। रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट, सेंटर में डायआर्की आ गई। इंट्रोड्यूस बट नेवर इंप्लीमेंटेड, कभी इंप्लीमेंट नहीं हुई, तो याद रखिएगा किसी मतलब का नहीं रहा। फिर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या हुआ? दैट गवर्नर इज नाउ टू एक्ट विथ द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। मतलब अब जो सवाल पूछोगे आप रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे। अभी भी जो है कहीं ऐसे लिखा नहीं है कि बाइंडिंग होता है, एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट द प्रेसिडेंट शैल वर्क विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेकिन वो माना जाता है कि वो बाइंडिंग है, ठीक है। तो उसके बारे में बात हो रही है कि अब वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी। पहले आप गवर्नर से कुछ भी पूछ लेते, गवर्नर बोलता मैं नहीं बताऊंगा, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल टू यू। अब रिस्पॉन्सिबल है, अब गवर्नर को जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला लेक्चर भी हमने पढ़ा था, तो क्यों जवाब देना पड़ेगा? तो वही वाली बात है ना, क्योंकि लिखा है कहीं पे कानून पे, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हमने पढ़ा ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया ने डिसाइड कर दिया, तो वहां पे तो है ना कॉन्स्टिट्यूशन है, भले अनरिटर्न हो बट यूनाइटेड किंगडम में तो है ना। तो अगर वो कोई कानून बना के भेज रहा है यहाँ पे तो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। यस, आरबीआई स्टैब्लिश हो गया था 1935 में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश्ड अंडर 1935 एक्ट फ्रेमवर्क, एंड इलेक्शंस इन 1937 प्रोविंशियल इलेक्शंस हेल्ड विद कांग्रेस वन 8 ऑफ 11 प्रोविंसेस प्रोवाइडेड इंडियंस कुड गवर्न देमसेल्व्स। ये वाला एक बहुत बड़ा मैटर हो गया था कि 1937 में पहले इलेक्शंस हुए थे, जब कांग्रेस ने जो है इतनी सारी सीट्स जीत ली थी, और तब पता चला कि भारत जो है खुद को गवर्न कर सकता है, बिकॉज कांग्रेस ज्यादा सीट्स जीत रही थी। और भी कुछ चीजें हैं जो कि यहाँ पे आई थी। फेडरल कोर्ट जो है पहला स्टैब्लिश हुआ था, जो कि सुप्रीम कोर्ट का जो है फॉररनर रहा, एस्टैब्लिशमेंट फेडरल कोर्ट 1937 में। उसके बाद रिजर्वेशन, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, कब आई थी रिजर्वेशन? 1935 में। सर्टेन नंबर ऑफ जनरल सीट्स वर रिजर्व फॉर द डिप्रेस्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन टू विमेन एंड लेबर। तीन लोगों को मिला यहाँ पे, शेड्यूल कास्ट को, विमेन को एंड लेबर को, विमेन को एंड लेबर को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाइकैमरलिज्म इन 6 प्रोविंसेस, बाइकैमरलिज्म आज भी 6 प्रोविंसेस पे है, तो वो, लेकिन ये वाली बात नहीं मैं बोल रहा हूं कि सेम प्रोविंसेस पे है, बट बाइकैमरलिज्म आज भी है, ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन, देखो पब्लिक सर्विस कमीशन तो पहले ही जो है बन चुका था, लेकिन अब क्या हुआ यहाँ पे, अब ऑल्सो इन प्रोविंस, प्रोविंस पे भी आ गया और जॉइंट भी आ गया, मतलब 2 और मोर स्टेट्स के लिए। पहले सिर्फ सेंटर के लिए था जो पब्लिक सर्विस कमीशन था, अब स्टेट के लिए भी आ गया, और मोर देन 2 स्टेट्स के लिए भी आ गया। उसके बाद जो है रेलवे अथॉरिटी एंड ऑडिटर जनरल, तो स्टैब्लिश अ फेडरल रेलवे अथॉरिटी। देखो रेलवे जो था ना, वो प्राइड था ब्रिटिश का और भारत का, क्योंकि जिस प्रकार से कनेक्टिविटी हुई थी रेलवे की भारत के साथ में ना, दैट वाज अ प्राइड ऑफ ब्रिटिशर्स कि हमने इतनी ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ाई है। और जो रेलवे था ना, उसकी मिनिस्ट्री काफी समय तक के जो बजट एलोकेशन था रेलवे का, वो अलग होता था।
बाकी सारे सब्जेक्ट्स के बजट जो थे वो साथ में डिस्कस होते थे, रेलवे का अलग डिस्कस होता था। रेलवे इज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रांसपोर्टिंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड इन इंडिया। जो इंडिया में है, वो पूरे दुनिया में सबसे बड़ी ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी है। ठीक है। तो स्टैब्लिश्ड फेडरल रेलवे अथॉरिटी, एक रेलवे अथॉरिटी फेडरल उसके लिए बनाई उन्होंने, और अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑडिटर कौन होता है आपको पता है? जो कि देखता है कि कौन सा खर्चा कहां पे हुआ है और कितना हुआ है, क्या सही हुआ है या नहीं हुआ है, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो, कहीं तुमने पैसे लेके कहीं और तो नहीं भेज दियो। तो ये जो ऑडिटर यहाँ पे आया है वही कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आज भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में भी उन्हें वो प्लेस मिली हुई है। ठीक है। तो जब हम आगे पढ़ेंगे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तब हम देखेंगे कहाँ पे वो प्लेस मिली हुई है। और ये सारी चीजें जो थी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें 1935 एक्ट में आई। आई होप आप अभी भी साथ में हैं। देखिए अब यहाँ पे एक बार लिखा हुआ है कौन कौन सी चीज आई। फेडरल स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, कौन कौन सी ऐसी चीज है अभी के संविधान में जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई है। तो फेडरल स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, देखो भारत जो है प्रॉपरली फेडरल नेशन नहीं है, भारत को क्वासी फेडरल बोला जाता है, विथ अ लिटिल स्ट्रॉन्ग टूवर्ड्स सेंटर। तो यही इसमें लिखा हुआ है, फेडरल स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कंसेप्ट हुआ। बाइकैमरलिज्म, लेजिस्लेचर एट द सेंटर, मतलब वही लोकसभा और राज्यसभा। पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का फोर रनर था। सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी कंसेप्ट, मतलब देखो जैसे गवर्नमेंट तो डिवाइडेड है कि स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग है, सब्जेक्ट अलग कर दिए गए, लेकिन जुडिशरी एक है। हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की सुननी पड़ेगी, सारे मैटर सुप्रीम कोर्ट पे जाते हैं हाई कोर्ट से। यूएसए में डिफरेंट है, यूएसए में जो है सुप्रीम कोर्ट स्टेट्स में भी है, मतलब मध्य प्रदेश का भी एक सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, गुजरात का भी एक सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, ऐसा जो कॉन्सेप्ट है वो यूएसए में। लेकिन भारत में सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट है और सारे यहां पे जो हाई कोर्ट है वहां से मैटर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो यूनिफाइड जुडिशरी है वो। थ्री टियर लिस्ट ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंस जो शेड्यूल 7 में है, आपको याद रखनी है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी फ्रेमवर्क, स्टेट ऑटोनॉमी की जो स्टेट है वो अपने हिसाब से काम कर रहा है। गवर्नर्स ऑफिस एंड स्पेशल पावर्स, इमरजेंसी प्रोविजंस मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल कौन कौन से थे बताइए मुझे। 352, 356 एंड 360, ये अभी हम पढ़ेंगे। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन था तब, जो आज भी अप्लाई होता है। ठीक है। उसके बाद ये एक पर्टिकुलर मैप है जो फॉलो हुआ था, ये भी आपके लिए सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ले आया हूं। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम इसे ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन चलिए एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं। क्या हुआ था ना, देखो जब ये सब हो रहा था और जब वर्ल्ड वॉर 2 चालू हुई थी ना, तब सबसे पहले क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 पे ब्रिटिश तो कूद ही गया और भारत को भी ले कूदा, विदाउट द परमिशन ऑफ इंडियंस। तो इंडियंस वर वेरी एंग्री अबाउट इट। तो जब इंडियंस वर एंग्री अबाउट इट, तो भारत को प्लेकेट करने के लिए, थोड़ा सा असुएज करने के लिए, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बोला कि हम थोड़े थोड़े ऑफर्स देते हैं आपको। तो सबसे पहले उन्होंने अगस्त ऑफर दिया, जिसमें उन्होंने बोला एक्सपेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल कर देंगे एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर द वॉर। कांग्रेस रिजेक्टेड इट फर्स्ट टाइम। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्मली प्रोमिस्ड, पहली बार जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मली प्रॉमिस की गई थी, लेकिन कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था। बोला भाई अभी ये पुरानी बातें हो गई, ये सब बातें मत करो, हमको पूर्ण स्वराज की कोई बात कर रहे हो तो करो आप, ठीक है, ये सब बातें मत करो। तो जब ये कांग्रेस ने मना कर दिया, फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन ने बोला फुल डोमिनियन स्टेटस देंगे। डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे 1930 से पहले, जो मॉडरेट्स थे वो मांग रहे थे। 1930 पे तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है लाहौर सेशन में बोल दिया था कि पूर्ण स्वराज चाहिए हमको। तो बोला कि आप अब बोल रहे हो डोमिनियन स्टेटस, भाई दशकों पुरानी बात हो गई। तब गांधी जी ने इसको बोला था, गांधी जी ने बोला था पोस्ट डेटेड चेक ऑन फॉलिंग बैंक, डोमिनियन स्टेटस की बात तो करना मत, अब हमसे ले मत आना डोमिनियन स्टेटस की बात हमारे सामने, पूर्ण स्वराज की बात हो रही है, वो बात करोगे तो आना, वरना फिर भागो, फिर हम बताते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। अब यहां तक कि भारत हावी हो गया था। दैट इज वाई गांधी जी सेड फॉलिंग बैंक, फेलिंग बैंक। अब सबको पता था ब्रिटिश सरकार के जाने का समय आ गया है, वो टैकल नहीं कर पा रही थी, बहुत प्रेशर आ रहा था। ठीक है। तो एक ये हो गया था। उसके बाद 1945 पे वेवल प्लान आया, शिमला प्लान बोलते हैं इसको। एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड, इक्वल हिंदू मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, फेल्ड ड्यू टू जिन्नास इंसिस्टेंस ऑन मुस्लिम लीग मोनोपोली ऑन मुस्लिम सीट्स। जब ये आया तो इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, अब आप एक काम करो, आप ऐसे समझो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो बन रही है, अभी आगे हम समझेंगे, अभी आप एक काम करो, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो बनने वाली है उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन रख लो, हिंदू और मुस्लिम का भी। अब जो मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन था, कांग्रेस में जो कुछ लीडर्स थे वो मुस्लिम्स भी थे, लेकिन जिन्ना अड़ गए। जो जिन्ना थे, जिन्ना ने बोला कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन सिर्फ मुस्लिम लीग के पास है भारत में, और कोई भी रिप्रेजेंटेटिव किसी भी और पार्टी का ये नहीं कह सकता है कि वो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसीलिए ये वाला प्लान फेल हो गया। उसके बाद 1946 पे फाइनली आया कैबिनेट मिशन प्लान, जिसमें की जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, प्रपोज्ड अ 3 टियर फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मोस्ट इंपॉर्टेंट,
एंड फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन अंडर दिस प्लान, इस प्लान के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंदर। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर फ्लो है, एक बार आप इसे खुद भी देखिएगा क्या कब हुआ था। आई होप आपको ये सारा समझ में आया हो, जहां पे नहीं समझ में आया हो प्लीज पीछे जाके देखिएगा, बट ऑफ कोर्स दिस इज द क्रैश कोर्स, so you have to understand that we have to maintain our speed in this. एरा 3 अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का है, विच विल बी रीडिंग इन द नेक्स्ट चैप्टर। इसके साथ में और भी कुछ हम देखेंगे। 1946 से 1950 तक के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या क्या किया हम वो देखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच अगस्त, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, अब आप ये समझ लीजिए, एक बार तो ये देख लीजिए कि पहले ये बैच जो हम अभी ला रहे हैं, ये जो फ्री चल रहा है, पहले हम इसे पेड ही लाने वाले थे, बट बहुत सारे कारणों के कारण वी थॉट ऑफ मेकिंग इट फ्री ऑन यूट्यूब सो दैट एवरीवन कैन हैव दिस बेनिफिट। फ्यू ऑफ द कमेंट्स आई हैड कि नहीं सर प्लीज फ्री कर दीजिए, तो फिर इसलिए मैं इस लेक्चर को फ्री ही लेके आ रहा हूं आपके लिए। तो बहुत सारा नॉलेज है इस फ्री लेक्चर में ना, भले हम स्पीड से पढ़ रहे हैं, भले आई एम नॉट एबल टू टीच यू इन द सेम मैनर, इन द सेम डेप्थ दैट आई माइट बी टीचिंग द स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रॉम देयर क्लास 12th, बट आप समझिए ये जो नॉलेज आपको मिल रहा है ये भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, बिकॉज मैंने भी बहुत प्रैक्टिस कर लिया, बहुत पढ़ लिया है, तो मुझको पता है कहाँ कौन सी चीजें हैं, बहुत डेप्थ पे मुझे चीजें पता है। तो ऑफ कोर्स आप यहाँ पे आएंगे तो आपको चीजें ज्यादा डेप्थ में मिलेंगी ही मिलेंगी। सो दिस इज द पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज विच आई एम टॉकिंग अबाउट, विच विल कॉम्प्लीमेंट द फ्री क्रैश कोर्स विच इज गोइंग ऑन करेंटली, दीज पर्टिकुलर लेक्चर्स ऑन यूट्यूब। ये वाली वो टेस्ट सीरीज है जहां पे टोटल 22 टेस्ट मिलेंगे 6 महीने तक के, और जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी जा चुकी है। ये पर्टिकुलर जो है स्कैनर है ऑफ आवर वेबसाइट, लेकिन वेबसाइट का लिंक जो है हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, अलॉन्ग विद टेलीग्राम चैनल का जो कम्युनिटी का लिंक है वो भी। आप जाइए टेलीग्राम चैनल की कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, बिकॉज इट इज वेरी इसेंशियल दैट यू कीप योर सेल्फ टू अ टाइम टेबल, कि ये टाइम टेबल है, इस हफ्ते ये खत्म करना है, मतलब करना है। ठीक है, वो आपके 6 महीने का प्रॉपर प्लान है वो, तो प्लीज उसे जाके ज्वाइन कीजिए, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। फर्स्ट फ्यू टेस्ट विल बी फ्री सो दैट यू कैन सी दैट इफ दीज टेस्ट आर वर्दी इनफ और नॉट, और उसके बाद में फॉर द टाइम बीइंग द पेमेंट दैट यू हैव टू मेक टू बाय द टेस्ट सीरीज इज 4995। ओके, this was it for today. I will see you in the next lecture, which is of the Constituent Assembly and more stuff, whichever will be coming. Maybe the salient features of the Constitution we will be also discussing in the next lecture. Okay. Thank you guys. I hope you had a wonderful lecture. प्लीज सब्सक्राइब एंड कमेंट वट एवर यू थिंक, जो आपको लगता है कि जो आपको और चाहिए, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए वो सब भी लेके आऊं। थैंक यू।